हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा और आपका द लर्न बुक में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था की एक टॉपिक संघ और उसका राज्य क्षेत्र का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है, उन अनुच्छेदों में क्या वर्णन किया गया है इसके बारे में। साथ ही साथ देशी रियासतों के बारे में पढ़ेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पर भारत में कितनी देशी रियासतें थीं, कितनी देशी रियासतें भारत में शामिल हुई, कितनी देशी रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई, उन देशी रियासतों को शामिल करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और फिर देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जितने भी आयोग आए उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या संस्तुतियाँ थी, उनका गठन कब हुआ, जैसे कि धर आयोग, जेपीबी समिति, फजल अली आयोग, इन आयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे नए राज्यों का गठन, जितने भी नए राज्यों का गठन हुआ उन राज्यों का गठन कब हुआ, किन राज्यों से अलग करके बनाया गया, किन यूनियन टेरिटरीज को राज्य का दर्जा पूर्ण राज्य घोषित किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों के गठन के साथ साथ में ही हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, केंद्र शासित प्रदेश कब से बनाए जाने शुरू हुए, क्या कारण था कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है, इन सारी बातों का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का भारतीय संविधान के भाग 1 में उल्लेख है। भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 में इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं और इन 22 भागों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस पे जल्द ही एक वीडियो बना देंगे। और वर्तमान में भारत में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, तो आपको अनुसूचियों के बारे में भी जानना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम इस पर भी वीडियोज़ बनाने वाले हैं। अर्थात वर्तमान में भारत के संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। पहले भाग का वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो अब हम आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 1 से 4 में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 1.1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1.1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे भारत के 2 शब्दों का उल्लेख किया गया, एक भारत और दूसरा इंडिया। और ये बताया गया कि राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारा भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो अमेरिका की तरह नहीं है, बल्कि कनाडा की तरह है। अर्थात भारत राज्यों के मध्य किसी अनुबंध का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य अगर चाहे कि हम भारत संघ से अलग हो जाएं तो यह अधिकार नहीं है। और ना ही ये जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये किसी अनुबंध का परिणाम है कि राज्यों के बीच में कुछ शर्तें हों और उसके स्वरूप भारत का एक संघ बना हो, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 1.2 का संबंध राज्य और उसके राज्य क्षेत्र से है। और कौन से राज्य और कौन से राज्य क्षेत्र? वह राज्य और राज्य क्षेत्र जिनका वर्णन भारत की पहली अनुसूची में है। जैसा अभी मैंने पहले ही उल्लेख किया कि वर्तमान में भारत में 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और वर्तमान में पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अभी वर्तमान में काफ़ी हलचलें हुई हैं इसमें। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसके बाद में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बने, फिर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो इन पे एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी और वहाँ पे जाके आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 1.3 में क्या वर्णन किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र सम्मिलित होंगे। कौन कौन से क्षेत्र? राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र या ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अब यहाँ पे आपको यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय संघ और भारत के राज्य क्षेत्र में अंतर है। क्या अंतर है? भारतीय संघ में केवल वह राज्य आते हैं जो शक्तियों के वितरण में संघ के भागीदार हैं, बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वह समस्त क्षेत्र सम्मिलित हैं जिन पर उस समय भारत की संप्रभुता का विस्तार था।
जो संघ राज्य क्षेत्र होता है, संघ राज्य क्षेत्र पर प्रशासन के लिए नियम विनियम राष्ट्रपति बनाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से वहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र में शासन चलाया जाता है। आइए अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगी। यह परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है। आप इस लाइन को एक स्टेटमेंट समझिए और इसको याद रखिए कि संसद नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है और किसके द्वारा? विधि के द्वारा। भारत के संविधान में इससे संबंधित नियम और विनियम बनाए गए हैं। उन्हीं के अनुसार भारतीय संसद राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। और इसी के तहत 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहायक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और इसके बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और 1974 में सिक्किम राज्य को सहायक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और इसी के अनुच्छेद के अंतर्गत जो देसी रियासतें थीं वो भी भारत में शामिल हुई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो उस समय पर जब भारत देश आज़ाद हुआ उस समय पर भारत में टोटल 600 देसी रियासतें थीं। उन 600 देसी रियासतों में से 542 भारत में शामिल हुई और शेष पाकिस्तान में शामिल हुई। इन 542 देसी रियासतों में से 3 देसी रियासतें ऐसी थीं जिन्हें शामिल करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी ऐसी देसी रियासतें थीं? वह देसी रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ देसी रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही द्वारा भारत में मिलाया गया तथा जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तान कबायलियों के आक्रमण के कारण भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर दिया। लेकिन जब तक कश्मीर भारत में सम्मिलित किया गया तब तक कश्मीर का काफ़ी क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया जा चुका था। यह एक बहुत लंबी कहानी है और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। एबीपी न्यूज़ का एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री, वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर राज्य का विलय है उसके पीछे की पूरी कहानी अच्छे ढंग से समझाई गई है। अगर आप उसे समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं नॉलेज को अपने, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि हमने तो एक लाइन में बोल दिया कि जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी चली है और उसका परिणाम, और ऐसा कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत जो थी वो अभी तक जो है विवादों में घिरी हुई है। क्योंकि अभी भी जो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य का, जो हमारे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इसके बारे में हमें जानना बेहद महत्वपूर्ण है और जानना भी चाहिए। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। देसी रियासतों के भारत में विलय के पीछे तात्कालिक गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान था। वल्लभ भाई पटेल जी उस समय पर गृह मंत्री थे और उनका अहम योगदान था जो देसी रियासतें थीं उनको भारत में शामिल करने में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटिश प्रांत में देसी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों, श्रेणी का, श्रेणी खा, श्रेणी गा और श्रेणी घा में बांटा गया था। ये सभी संख्या में 29 थे और बाद में जो श्रेणी गा और श्रेणी घा के राज्य थे उन्हीं को मिला करके संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। अभी जब हम संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का गठन के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो समूह गा और समूह घा के राज्य थे उन्हीं को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 3 में क्या है। संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। इसको आप इस फिगर से समझिए कि एक राज्य ये है, एक राज्य ये है। अब अगर संसद चाहे तो इन दोनों राज्यों के कुछ पार्ट को मिला करके एक राज्य बना सकती है, या इन दोनों राज्यों को एक में मिला करके एक राज्य बना सकती है, या इसके कुछ पार्ट को मिला करके इस राज्य में मिला सकती है, या इस राज्य के कुछ पार्ट को मिला करके इस राज्य में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। तो यह अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को ये शक्ति प्राप्त है।
संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है तथा अन्य किसी राज्य की सीमाओं में या उसके नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। अगर कोई राज्य है ये, और तो संसद अगर चाहे तो इस राज्य की सीमा को बढ़ा भी सकती है, इस राज्य की सीमा को घटा भी सकती है। और अगर इस राज्य का नाम ए है तो अगर संसद चाहे तो इस राज्य का कोई भी नाम कर सकती है। और संसद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि राज्यों के नाम, सीमा तथा क्षेत्र आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखिए कि अगर किसी राज्य के नाम में, सीमा में या क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत राज्यों को उनके राज्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन के संबंध में अपनी राय देने का अधिकार है, यद्यपि यह राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होगी। अब हम देखते हैं भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 4 में क्या वर्णन है। अनुच्छेद 4 बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यदि संसद संविधान की अनुसूची 1 तथा अनुसूची 4 में कोई परिवर्तन करती है तो ऐसी विधि को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में क्या है, ये अनुसूचियों को आप रट लीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो परेशान मत होइए, मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले अब अनुसूची और संविधान के भाग पे ही वीडियो आएगा, इसके बाद में फिर अन्य टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगर 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा तो अतः हम कह सकते हैं कि इसे साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो संविधान में संशोधन होता है उसे हम साधारण बहुमत के द्वारा पारित कर सकते हैं। बेरोजगारी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के पश्चात ही कोई राज्य क्षेत्र किसी अन्य राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। यानी अगर हमारे भारत संघ का कोई राज्य है, राज्य क्षेत्र है, और उसे हम किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपना चाहते हैं तो उसके लिए भारत के संविधान में संशोधन करना होगा। संशोधन करने का यहाँ पर सीधा सीधा आशय है कि आप उसे साधारण बहुमत द्वारा पारित नहीं कर सकते हैं। अगर किसी राज्य को अर्जित कर रहे हैं तो उसके लिए संविधान के अंतर्गत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन अगर किसी क्षेत्र को किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा रहा है तो उसके लिए आपको साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको 368 के तहत ही संशोधन करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस वाले को अपना करके जो ये वाला बेरोजगारी संघ मामला है, इसी के तहत भारत में 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरोजगारी राज्य को पाकिस्तान को सौंपा गया तथा 100वें संविधान संशोधन, यह बहुत बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था और उसके अंतर्गत भारत के कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपा गया था। बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया था तो उसके लिए भारत में संविधान की करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपा गया था और उसके लिए भारतीय संविधान में 100वां संशोधन किया गया था। अब हम बात करते हैं जो कुछ समितियां बनाई गई राज्य पुनर्गठन को लेकर के, उनके बारे में। सबसे पहले एक समिति है धर आयोग, इसके बारे में देखते हैं। धर आयोग का गठन 27 नवंबर 1947 को किया गया था। इसका गठन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया और न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। भाषाई आधार पर मतलब कि जो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषाई आधार पर, तो जो धर आयोग 1947 में आया था उसने पहले ही मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, हमें राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए। और जितने भी आयोग फिर बाद में आए उनका सबका यही कहना था कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं है। 1948 में जेपीबी समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में किया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। जेपीबी इनके नामों का शॉर्ट फॉर्म का संकलन है। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया।
और इस समिति ने अपनी सिफारिश अप्रैल 1949 में सरकार के समक्ष पेश किया, जिसमें इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तात्कालिक समय में अव्यवहारिक बताया। इसके बाद में एक घटना हुई कि भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान 56 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे पोट्टी श्री रामुलु इनका निधन हो गया, जिसके बाद में अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को विवश होकर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार करना पड़ा और मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का किया गया और इसका गठन करने के पीछे कारण यह था कि राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया और इसके लिए भारत सरकार को विवश होना पड़ा और फिर अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके किया गया। फिर दिसंबर 1953 में एक समिति गठित की जिसका नाम था फजल अली आयोग। तो भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसका कारण 1953 में नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के पश्चात भाषाई राज्य के पुनर्गठन की मांग और अधिक तीव्र हो जाना था। जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया तो भारत में और राज्यों में ये मांग उत्पन्न होने लगी कि भाषा के आधार पर हमारा भी गठन किया जाए और इसको लेकर के 1953 में दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के सदस्यों में फजल अली के अलावा फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इनके अलावा अन्य 2 सदस्य थे जिनके नाम थे के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू। फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश 1955 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। इसको आप देख लीजिए। पहला था राज्य पुनर्गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जब राज्य पुनर्गठन किया जा रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा तथा वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाना चाहिए। राज्य के पुनर्गठन में भाषा का भी योगदान है, परंतु भाषा का उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं है जितना कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता का है। भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन तार्किक रूप से व्यवहारिक नहीं है। सामान्यतः ऐसा कोई राज्य बनाना संभव ही नहीं है जो पूर्णतः एक भाषी हो। और इन्होंने तीसरा प्रावधान बताया भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। इसके आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। राज्यों का वर्गीकरण भाग का, ख, ग, घ आदि में करना अनावश्यक है। उन्हें एक भाग में सम्मिलित किया जाए और इसी के प्रावधानों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने 1956 में कुछ परिवर्तन करते हुए 14 नए राज्य इसने जितनी अनुशंसाएं की थी उसमें कुछ परिवर्तन किया गया 1956 में और 14 नए राज्य और 6 नए संघ शासित राज्य का निर्माण किया गया। अब नए राज्यों का जो गठन हुआ, किन राज्यों का जो महत्वपूर्ण राज्य हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है। यहाँ पे आप देख लेते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ तो कौन से राज्य का गठन कब किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। भाषा के आधार पर इसे मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया। अगर हम मैप में देखें तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य और उस समय पर ये आंध्र प्रदेश राज्य ये यहाँ तक ऐसे हुआ करता था और इसे मद्रास राज्य, जो मद्रास राज्य था वो ऐसे कुछ यहाँ तक ऐसे फैला था और इसी से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। कब? 1953 में। फिर गुजरात राज्य का गठन किया गया 1960 ईस्वी में। इसे याद होना चाहिए। तो गुजरात राज्य का गठन 1960 में किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र उस समय पर बम्बई राज्य हुआ करता था और बम्बई प्रांत का जो विभाजन करके 2 नए राज्य बनाए गए, गुजरात और महाराष्ट्र। कब? 1960 ईस्वी में। इसके बाद में 1963 में नागालैंड बनाया गया और नागालैंड जो राज्य है ये असम से अलग करके नागालैंड राज्य बनाया गया था। असम यहाँ पे है और ये असम ऐसे हुआ करता था और इस असम राज्य से कुछ क्षेत्र अलग करके नागालैंड राज्य बनाया गया। हरियाणा को पंजाब राज्य से अलग करके 1966 में बनाया गया। मैप पे देखते हैं, ये पंजाब राज्य है
और ये यहाँ तक हुआ करता था और इसी से हिंदी भाषा के आधार पर इसे अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1971 में, ध्यान रखिएगा। मेघालय राज्य 1972 में बना। मणिपुर, त्रिपुरा ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 1972 में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। जब हम केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इनका किस आधार पे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया था और बाद में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1972 ईस्वी में। सिक्किम राज्य को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सहायक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मिजोरम राज्य केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगर मैप में देखें तो ये है मिजोरम राज्य, पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे और बाद में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश को भी 1987 में ही पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। जो गोवा राज्य है ये दादर नगर हवेली का पार्ट हुआ करता था और उससे अलग करके इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1987 ईस्वी में। ये जो 3 राज्य हैं इनको डेट के साथ में याद करना जरूरी होता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 36 राज्य का गठन मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके 1 नवंबर 2000 को किया गया। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। उत्तराखंड राज्य का पहले नाम उत्तरांचल था। झारखंड राज्य को बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2020 में इसका गठन किया गया और इसके बाद में राज्यों के गठन में सबसे लेटेस्ट जो है वो तेलंगाना है। 2014 ईस्वी में इसे बनाया गया आंध्र प्रदेश राज्य को अलग करके। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। मैंने इस पर एक वीडियो पहले ही बना रखा है, आई बटन पे मैं उसकी लिंक दे दूंगा। अगर आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप उस 10 मिनट के वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि कौन से राज्य कब बने और उनकी राजधानी कहाँ है। 2 वीडियो हैं, अलग अलग टॉपिक पे हैं, तो उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। आप जहाँ से चाहें वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये लिस्ट है, अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके और नोट कर सकते हैं कि कितने राज्य हैं और उनकी राजधानी कहाँ पे हैं। इन राज्य और राजधानियों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अभी 3 राजधानियां बनाई गई हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। विशाखापट्टनम वहाँ की कार्यकारी राजधानी है, अमरावती वहाँ की विधायी राजधानी है और कुर्नूल वहाँ की न्यायिक राजधानी है। तो इसे आप याद रखेंगे और इन सब के नाम आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। वर्ष 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्वतंत्रता के बाद भाग ग और भाग घ राज्यों की श्रेणी में रखे गए राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया। और ये किस आयोग की संस्तुति के आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था फजल अली आयोग की संस्तुति के आधार पर। और ये केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के कुछ कारण थे। पहला कारण था राजनीतिक व प्रशासनिक कारण, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, सामरिक महत्व, पिछड़े व अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवहार व देखभाल। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण के चलते दिल्ली और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर पुदुचेरी, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सामरिक महत्व के आधार पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। पिछड़ी व अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवहार व देखभाल के तहत मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर समय समय पर इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें विशेष राज्य का दर्जा अभी भी प्राप्त है। और जब हम आगे आने वाले जब हम उन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे जिन अनुच्छेदों के तहत इन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो आप समझ पाएंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ में हैं, हम इन सब बातों पे भी चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। साथ ही साथ राज्य क्षेत्र दिल्ली को, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा प्राप्त हुआ, अर्थात 1992 से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। गोवा, दमन दीव व दादर नगर हवेली ये पुर्तगालियों से वापस लिए गए क्षेत्र हैं और पुदुचेरी फ्रांसीसियों से वापस लिए गए क्षेत्र हैं। ये आप याद रखेंगे, प्रश्न बनते हैं इनसे कि पुर्तगालियों से वापस लिए गए क्षेत्र कौन कौन से हैं और फ्रांसीसियों से वापस लिए गए क्षेत्र कौन कौन से हैं।
तो पुदुचेरी को फ्रांसीसियों से वापस लिया गया था और गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से वापस लिया गया था। तो वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी लिस्ट आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने विचारों से कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अवगत कराइए। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और नए कंटेंट को जनरेट करने के लिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं राज्य व्यवस्था के किसी एक ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।